एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जहां पे हम तिलक इंटर कॉलेज औरैया का प्रश्न पत्र विषय गणित हल कर रहे हैं। आपके समक्ष आपका प्रश्न पत्र लगा हुआ है। इससे पहले मैं 3 प्रश्न हल कर चुका हूं और आज आपके सम्मुख मैं प्रश्न 4 लेके आया हूं और आशा करता हूं यह प्रयास आपको सफल बनाएगा और आप निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहेंगे। तो देखो प्रश्न 5 और जो प्रश्न 4 और प्रश्न 4 का प्रश्न 4 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो प्रश्न 4 है उसका जो का पार्ट है वो सबसे अच्छा पार्ट है। इस प्रश्न पत्र का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। जो ये क्वेश्चन है सबसे अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यदि किसी समुच्चय ए पर दो संबंध आर और एस तुल्यता संबंध मतलब कोई सेट है, हमारा सेट ए है, कोई सेट ए है, उसके ऊपर दो संबंध आर और एस दो संबंध हैं। और ये संबंध कैसे हैं? ये तुल्यता संबंध है। ये संबंध हमारे पास तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है हमारे पास। तो क्या प्रूव करना है? संबंध है, ये हमको गिवन है। ये तो हमको सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध करना है ये भी तुल्यता संबंध होगा। आर इंटरसेक्शन एस एक तुल्यता संबंध होगा। ये हमको यहाँ पे हल करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए कोई समुच्चय है, ए कोई सेट है, ए कोई सेट है हमारा, ए कोई सेट है, उस पे आर और एस तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध का मतलब क्या हुआ? तुल्यता संबंध का मतलब हुआ जो आर और एस है ये स्वतुल्य, सममित और संक्रमक, ये तीनों होंगे। क्या क्या होंगे? स्वतुल्य, आर और एस क्या होंगे? स्वतुल्य, सममित और संक्रमक। हमें दिखाना है ये संबंध भी स्वतुल्य भी होगा, संक्रामक भी होगा और सममित भी होगा। तो आइए देखते हैं कैसे होगा ये सवाल। आइए देखते हैं। तो हमने माना, यहीं शुरू करते हैं। हमने माना यहां से शुरू करते हैं हम लोग। अगर आर और एस संबंध है, क्योंकि ये आर और एस तुल्यता संबंध है या संबंध है, संबंध में तुल्यता होंगे, संबंध है, तो क्या होगा? तुल्यता संबंध है, या मैं संबंध में लिखूं संबंध है किसके ऊपर? ए पर। तो संबंध क्या होता है? संबंध जो होता है वह जिस सेट पे होता है उसके कार्तिक गुणनफल का एक सबसेट होता है। देयरफॉर जो आर है हमारा, ये ए क्रॉस ए का सबसेट होगा और जो एस है ये भी हमारा ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ठीक है, आर एक संबंध होगा, वो भी ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। दिस इंप्लाइज दैट अगर मैं ये निकालूंगा, ये भी ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। क्यों वो सबसेट होगा? इसके कुछ एलिमेंट और इसके कुछ एलिमेंट जो दोनों, जब वो इस जो एलिमेंट इसमें आएंगे आर के, वो एलिमेंट इसमें आ रहे होंगे ए क्रॉस ए के, ये दोनों के एलिमेंट जो दोनों में आ रहे होंगे, इंटरसेक्शन दिया हमने, आर इंटरसेक्शन एस दिया, तो वो इसके अंदर भी होंगे। अच्छा, हमको दिया क्या गया है? ये सवाल आपको मैं यहीं से शुरू करके दिखा रहा हूँ। सबसे अच्छा सवाल है ये सवाल, इस पेपर का सबसे अच्छा सवाल है। जो 10 नंबर के सवाल आए हैं उनसे भी अच्छा सवाल है। अच्छा, तो आर एस तुल्यता संबंध है, तो ये इसके सबसेट होंगे, तो ये चीज़ ऐसे यहाँ पे चीज़ें हो जाएगी। अब हम धीरे धीरे इसको
क्या प्रूव करेंगे कि ये स्वतुल्य है। क्या, अब पहला स्टेप क्या उठाएंगे हम, दिखाएंगे आर और एस, आर इंटरसेक्शन एस स्वतुल्य है। ये दिखाएंगे। तो हमने माना कोई ए, स्मॉल ए एलिमेंट अव्यय कैपिटल ए में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एलिमेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस ए, सॉरी ए कॉमा ए क्रॉस ए में होगा कि नहीं होगा, अगर कोई एलिमेंट है तो इसमें होगा ही होगा कार्तिक गुणनफल के हिसाब से। तो अगर ए इसमें है, देयरफॉर ए कॉमा ए, ये जो क्रमिक युग्म है ये मुझे आर में भी देखने को मिलेगा और यही क्रमिक युग्म मुझे एस में भी देखने को मिलेगा। तो जब ये आर में भी है एस में भी है, दिस इंप्लाइज दैट यही सेम एलिमेंट मुझको आर इंटरसेक्शन एस में भी देखने को मिलेगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं आर इंटरसेक्शन एस स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है। यहां पे ये हमने प्रूव कर दिया, कि किस हिसाब से, थोड़ा कट तो नहीं रहा है, हाँ नहीं कट रहा है, ये यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया है कि आर कॉमा जो आर इंटरसेक्शन एस है वो स्वतुल्य संबंध है, ये हमने प्रूव कर दिया है। अच्छा, दूसरा हम क्या देखेंगे, दूसरा एक ही प्रूव कर दिया, दूसरा हम क्या देखेंगे, सममित किसको, आर इंटरसेक्शन एस को सममित प्रूव करेंगे, यहाँ हमने स्वतुल्य प्रूव किया था, यहाँ हम सममित प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हमने क्या माना, हमने माना कि आर मतलब देखते, हमने सममित के लिए क्या माना कि कोई दो एलिमेंट ए कॉमा बी ए में है, तो इसका मतलब ए कॉमा बी दोनों है, तो जो आर इंटरसेक्शन एस है ये तो संबंध तो है, इसका मतलब आपको ये संबंध किसमें देखने को मिलेगा, ये संबंध आपको किसमें देखने को मिलेगा, आर इंटरसेक्शन एस में देखने को मिलेगा। और ये संबंध तो जब आर इंटरसेक्शन एस, नो डाउट एक संबंध तो है, दिखा दिया, तो जब ये एलिमेंट है तो ये एलिमेंट इसमें होगा। अगर हमें क्या प्रूव करना है, यदि बी कॉमा ए भी इसमें हो जाए तो ये संबंध सम्मित हो जाएगा। तो सम्मित हो जाएगा, कट तो नहीं रहा है, हाँ नहीं कट रहा है। अगर ये बी कॉमा ए भी इसके अंदर हो जाए तो ये सम्मित संबंध हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, क्योंकि ये इसमें है तो हमने क्या किया, यहां से हमने निकाला, क्योंकि ये इंटरसेक्शन है तो जो ए एलिमेंट है वो आर में भी होगा, ठीक है, और ए एलिमेंट या ऐसे कर सकते हैं, जब ये एलिमेंट पूरा आर में भी होगा और ये एलिमेंट पूरा किसमें होगा, एस में भी होगा, क्योंकि आर और एस दोनों सम्मित हैं, ये दिया हुआ है, आर और एस दोनों सम्मित हैं, तुल्यता संबंध है तो स्वतुल्य भी हैं, वो सम्मित भी हैं और संक्रमक भी है। तो जब ये दोनों सम्मित हैं, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब ये इसमें है तो क्योंकि आर सम्मित है तो ये इसमें भी होना चाहिए, और एंड जो बी कॉमा ए है वो भी इसमें होना चाहिए।
अब ये भी इसमें है, ये भी इसमें है, तो इसके इंटरसेक्शन में होना चाहिए। और ये हम लोग कह सकते हैं कि आर इंटरसेक्शन सममित संबंध है, सममित है। तो हमने दो चीजें यहाँ हल कर दी। एक तो हमने दिखा दिया आर इंटरसेक्शन एस स्वतुल्य है, दूसरा हमने दिखा दिया आर इंटरसेक्शन एस सममित है। ये दो चीजें दिखा दी, ये दो चीजें हमने दिखा दी हैं। अभी भी काफी जगह है, तो अब हम तीसरा दिखाएंगे आर इंटरसेक्शन एस क्या क्या ये संक्रामक है। यहां हमने आर इंटरसेक्शन एस को सममित दिखाया था, यहां हम संक्रमक दिखाएंगे। ठीक, संक्रमक दिखाने के लिए क्या होगा, देखो हमने ये सममित के लिए माना था और ये दिखा दिया है, ये दिखा दिया है। ठीक है, अच्छा संक्रमक के लिए क्या माना था हमने, संक्रमक के लिए हमने माना कि ए कॉमा बी कोई एलिमेंट आर कॉमा एस में है, ठीक है, तथा और कोई दूसरा एलिमेंट है बी कॉमा सी, वो भी हमारा आर कॉमा एस में है। ये एलिमेंट मान लिया। अगर हम किसी प्रकार ये दिखाने में सफल हो जाएं, क्या दिखाने में सफल हो जाएं कि ए कॉमा सी भी आर कॉमा एस में है, तो ये संक्रामक हो जाए। ये यहाँ लिखना नहीं है, ये हमको दिखाना है, ये हमको दिखाना है, ये हमको प्रूव करना है। ये एलिमेंट तो इसमें है, ये एलिमेंट तो इसमें है, तो अगर ये एलिमेंट इसमें मिल जाए तो ये संक्रामक प्रूव हो जाएगा। तो मैं थोड़ी जगह बनाता हूँ और इसको मैं यहाँ पहल करूँगा। ठीक है, ओके, थोड़ा यहाँ पहल करेंगे, थोड़ा यहाँ जगह पहले से बता देते हैं। हाँ, तो कितनी जगह है हमारे पास, ठीक है, चलो हल करते हैं। हल करने के लिए हमने देखा ए कॉमा बी हमारे पास आर कॉमा एस में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए, क्योंकि ये जो है हमारा एलिमेंट, ये जो हमारा एलिमेंट है ये क्या है, ये अब सममित तो हो चुका है, सममित हो चुका है कि नहीं हो चुका है। एलिमेंट हमारा ए कॉमा बी, ए कॉमा बी एलिमेंट हमारा आर में भी होगा और ए कॉमा बी एलिमेंट हमारा एस में भी होगा। ये हम कह सकते हैं क्योंकि इंटरसेक्शन है। अच्छा, अगर मैं इसको लेता हूँ बी कॉमा सी, बी कॉमा सी, ये एलिमेंट भी हमारा आर इंटरसेक्शन एस में है, ये बता रहा है कि जो बी कॉमा सी है ये हमारा आर में भी होगा और बी कॉमा सी हमारा एस में भी होगा। ठीक है, ये दोनों एलिमेंट हमारे इस तरीके से, तो ए कॉमा बी हमारा आर इंटरसेक्शन एस में भी होगा तो ये आ जाएगा, और बी कॉमा सी आर इंटरसेक्शन एस में होगा तो ये चीज आ जाएंगी। अच्छा, अब देखो, क्योंकि यहां से बात करूं, इसकी बात करूं, इन दोनों की बात करूं, क्योंकि ए कॉमा बी हमारा आर में भी है और बी कॉमा सी भी हमारा आर में है, और चूंकि आर, जो आर हमारा क्या है, संक्रमक है, संक्रमक है ना, ये दिखा रहा है कि ए कॉमा सी भी हमारा आर में होगा। इसी प्रकार देयरफॉर ये इसमें भी है और ये इसमें भी है, इसी प्रकार देयरफॉर जो हमारा है ए कॉमा सी ये भी आर में होगा। तो आप इन दोनों को यहीं पे लिख सकते हो, यहीं भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, आप यहीं पे लिख दोगे, ये लिखने के बाद आप लिख दोगे देयरफॉर क्या हुआ,
ए कॉमा सी भी आर में होगा और ए कॉमा सी एस में भी होगा। ये आप यहीं पे लिख सकते हो, ये आप यहीं पे लिख सकते हो, क्योंकि और यहाँ पे रीजन दे दोगे क्योंकि आर और एस संक्रमक है। अच्छा अब देखो, क्योंकि ये दोनों इसमें हैं, ये दोनों इसमें हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, ए कॉमा सी आर इंटरसेक्शन एस में होंगे। आर इंटरसेक्शन ए कॉमा सी आर इंटरसेक्शन सी में होंगे, क्योंकि ये इसमें भी है, ये इसमें भी है। दिस इंप्लाइज दैट जो ए कॉमा सी है वो हमारा आर इंटरसेक्शन सी में होगा। देयरफॉर आर इंटरसेक्शन एस हमारा क्या है, हमारा संक्रमक संबंधी है, संक्रमक है। अच्छा अब देखो, हमने प्रूव कर लिया आर इंटरसेक्शन एस स्वतुल्य भी है, आर इंटरसेक्शन एस सममित भी है, आर इंटरसेक्शन एस संक्रमक भी है। अतः 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 ये तुल्यता संबंध है, ये आप लिख लेंगे। ठीक, अतः आगे क्या लिखेंगे, अतः आर इंटरसेक्शन एस तुल्यता संबंध है। थोड़ी स्पेस की जगह पड़ जाती है, बोर्ड छोटा है इसलिए एडजस्ट करना पड़ता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड आई विल प्रोवाइड यू बिग बोर्ड व्हेन आई विल बी ऑफ दिस काइंड। मतलब जब हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, जब हमारा चैनल आगे ग्रो कर रहा होगा, तो मैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर करूँगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगले सवाल पे क्या चीज़ें आ रही हैं। तो जो ये वाला सवाल है, ये इस प्रश्न पत्र का सबसे अच्छा सवाल है। ये सवाल सबसे अच्छा सवाल है। आइए देखते हैं अगले सवाल को हम कैसे हल करेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, जो कि प्रतिलोम फंक्शन से लिया गया है। tan इनवर्स 1 क्या सवाल है आपका। अगला जो दूसरा सवाल है, चौथे का दूसरा क्या दे रखा है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स हाफ और साइन इनवर्स, जो कि एक सरल सवाल है। और अगर आप इसको मतलब अगर पूरे ढंग से पूरे प्रोसेस करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज ये सवाल आपको डायरेक्ट, क्योंकि मुझे पता है tan 1 का मान किस पे, tan एंगल का मान किसके लिए एक होता है, तो 45 डिग्री के लिए। यहाँ पे आया कॉस का किस एंगल के लिए मान हाफ होता है, तो हमें पता है π/3 के लिए, और माइनस हाफ है, ये माइनस हाफ है तो ये चौथे क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -π/6। अगर आपको ये चीज़ें, ये सवाल यहीं पे ख़त्म है। और अगर आपने एलसीएम लेके जोड़ा, एलसीएम लेके जोड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आएगा मेरे पास 3π + 4π - 2π, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाता है, और 5π/12। लेकिन ये सवाल 1 नंबर का है क्या 5 नंबर का, ये इसका हल हो गया। ये सवाल मेरा अगला सवाल, ये सवाल 1 नंबर का है कि 5 नंबर का, तो ये सवाल है हमारे पास 5 नंबर का। तो हमें इतना ही नहीं करना है। आई बात समझ में। क्वेश्चन को अगर ये 1 नंबर में आता, 2 नंबर में आता, तो आप इसको इतना हल कर सकते थे, इस तरीके से हल कर सकते थे। लेकिन हम इसको अब 5 नंबर के लिए हल करेंगे, हम 5 नंबर के लिए हल करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट tan जो 1 है इसको हमने x मान लिया। अच्छा, cos इनवर्स हाफ
को हमने y मान लिया। अच्छा, साइन इनवर्स माइनस हाफ को हमने z मान लिया। ठीक है, z मान लिया। और हमको पता है क्या, हमको पता है यहाँ से हमको यहाँ पे कुछ बताना ही पड़ेगा कि अगर ये कंडीशन है, tan इनवर्स का मान है, तो हम यहाँ पे अगर इसको पाई, इसका मान क्या होगा, हमको पता है जो x है हमारा, x है वो, इसकी वैल्यू x का जो रेंज है, x की रेंज है, वो रेंज क्या होने वाली है, हमको बताना पड़ेगा। y की रेंज क्या होने वाली है और z की रेंज क्या होने वाली है, क्योंकि सवाल 5 नंबर का है, 1 नंबर का सवाल नहीं है। ये आपने एक लाइन में लिख के इसको हल कर दिया। ठीक है, तो आपको ये बताना पड़ेगा यहाँ पे कि x की रेंज क्या है। तो आप देखेंगे x की रेंज क्या है, x की रेंज है हमारे पास, एंगल इसके बीच में आना चाहिए। अच्छा, ये वाला एंगल 0 से पाई के बीच में आना चाहिए और इंटरवल क्लोज, और ये वाला हमारा -π/2 से, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, तो अब x का किस एंगल के लिए मान π/1 मान किस एंगल के लिए होता है, क्योंकि इसको हम यहाँ पे अगर ये देखें, अगर हमने मान लिया है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस बाय दैट क्या, tan x = 1। अच्छा, यहाँ पे लिख सकते हैं tan y = हाफ। सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हैं sin z = -हाफ। अब आपको चीज़ और क्लियर हो गई होंगी कि किस x की वैल्यू इसके बीच में होगी, और x एक ऐसा एंगल है जिसके लिए tan हमको 1 देता है, जिसके लिए tan 1 देता है। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं x क्या हो गया हमारा π/4। अच्छा, देयरफॉर हमारा y क्या हो गया, जो y इसके बीच में आने वाला है, और वो हमको cos क्या दे रहा है, cos हमको हाफ दे रहा है। cos हमको क्या दे, ये सॉरी यहाँ पे हमको cos लिखना पड़ेगा। हाँ, cos का एक एंगल हमको हाफ दे रहा है और वो एंगल इसके बीच में है। तो 12th क्लास के बच्चों को इतना क्लियर होना चाहिए, ये π/6 होगा। क्या होगा, π/6। इसी प्रकार अगर साइन z हमको -हाफ दे रहा है, तो -हाफ कहाँ पे आएगा, -हाफ कहाँ पे आएगा, -हाफ आएगा कहाँ पे आएगा, -π/, ये हमारे पास π/3 होने वाला है, सॉरी π/6 ये होना चाहिए। ठीक है, ये π/6 होना चाहिए। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हमने अगर इसकी वैल्यू रख दी, x ये था हमारा, x ये था, y ये था, z ये था, हम लोग वैल्यू रख सकते हैं डायरेक्ट, x यही तो है। तो इसके बाद देयरफॉर अगर मैंने x, y और z जोड़ा, तो x की जगह मैं क्या रखूँगा, π/4, y की जगह क्या रखूँगा मैं, π/3, और इसकी जगह -π/6। तो आंसर आएगा मेरे पास 5π/6। x की जगह मैं ये रख दूंगा, y की जगह मैं ये रख दूंगा, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 5π/6। दिस इज आंसर। तो आपको ये भी देखना है कि हमारा सवाल कितने नंबर का है। सवाल हल करने से पहले आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सवाल हमारा कितने नंबर का है, अन्यथा इट इज ऑफ नो यूज। तो अगर आप इतना कर देंगे तो हो सकता है आपको 2 ही नंबर मिले, हो सकता है 3 नंबर ही मिले। लेकिन अगर आप ये पूरे प्रोसेस करेंगे कि tan इनवर्स x, अगर tan इनवर्स 1 अगर x होगा तो tan x 1 होगा, और x π/4 होगा, क्योंकि π/4x इसके बीच में आ रहा है, क्योंकि इसके बीच में आ रहा है इसलिए π/4 होगा। इसका रीजन ये है। अच्छा, cos इनवर्स हाफ बराबर y, तो cos y बराबर हाफ y π/3 इसके बीच में आ रहा है, इसलिए इसका आंसर है। ठीक है, क्योंकि अगर हम कार्तिक तल बनाते हैं तो एक मान 2 कोण पे आता है। अगर हम इसको आलेख बनाएं तो आप देखेंगे कि एक मान 0 से 360 के बीच में 2 जगह आता है, इसीलिए हमको दिखाना पड़ेगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 मतलब चौथे का सवाल 3। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसका जो तीसरा पार्ट है, देखते हैं तीसरा पार्ट क्या कह रहा है। तीसरा पार्ट में एक आपको आव्यूह दे रखा है, गा पार्ट में एक आव्यूह दे रखा है। आव्यूह दे रखा है x y z, x प्लस z और y प्लस z। अच्छा, ये आपको कंफ्यूज भी, इसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। 9 5 7 एक आगे दे रखा है। अच्छा, तो पहले आप देखो, इसमें आपको एक्स वाई जेड का मान निकालना है। एक्स वाई जेड का मान निकालना है तो सवाल ये उठता है, ये सवाल है क्या, ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं तो ये मैट्रिक्स 1 गुना 1 सॉरी 3 गुना 1 और ये भी 3 गुना 1। तो ये इनका ऑर्डर बराबर है, ये इनका ऑर्डर बराबर है, इनका ये ऑर्डर बराबर है। अब इसका ऑर्डर बराबर है, इसलिए ऑर्डर बराबर होने के कारण इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर होगा, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा और इसका तीसरा एलिमेंट इसके तीसरे एलिमेंट के बराबर होगा। क्योंकि जब इनका ऑर्डर बराबर है तो इनके क्रमशः अवयव भी बराबर होंगे, तो हमारे पास 3 इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। ये 3 इक्वेशन मिल गई, इनके माध्यम से हमको एक्स वाई जेड निकालना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन घटा देता हूँ, तो देखो कैसे घटाऊंगा मैं। पहली इक्वेशन मैंने लिखी है ऐसे और दूसरी x के नीचे x और z के नीचे z, क्या है 5 और बीच में क्या है प्लस, यहाँ पे लगा दिया। और जब मैंने घटाया, ये इसमें घट गया, ये इसमें घट गया, तो ये भी घट गया। 9 में से 5 गया, क्या आया 4 और ये क्या आ गया y का मान हमारे पास आ गया है। अब जब y का मान आ गया है 3 से हम क्या करेंगे, y का मान रखा कितना 4 प्लस z कितना हुआ, 4 प्लस z हुआ 7। तो यहाँ से z का मान क्या आ गया, 7 माइनस 4 बराबर 3। हमने z का मान भी निकाल लिया। अब z का मान आ गया तो दूसरी से हमने z का मान रखा क्या, x प्लस 3 बराबर 5। तो x का मान क्या आ गया, यहाँ से x का मान आ गया 5 माइनस 3 बराबर 2। तो यहाँ पे हमारे पास सारे मान आ गए हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गए हैं, 5 माइनस 3 बराबर 2। सारे मान हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध हैं। एक्स वाई जेड के सारे मान हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध है। आपने देखा, ये सवाल अच्छा सवाल था लेकिन सरल सवाल था। तो आप इस तरीके के सवाल को अगर आप इसकी छोड़ेंगे तो आपको मार्क्स स्कोर करने में दिक्कत हो सकती है। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चौथा पार्ट इसका हम देखेंगे। चौथा पार्ट जो कि है बड़ा आसान, कि इसमें हमको मैट्रिक दे रखी हैं 2। एक मैट्रिक दे रखी है घा पार्ट है, हमको एक मैट्रिक दे रखी है ए मैट्रिक दे रखी है। उसके एलिमेंट हैं -2, 4 और 5। ये एक मैट्रिक है।
और दूसरी मैट्रिक है 3 माइनस 6। ये एक मैट्रिक रखी है और हमको बताना है, हमको दिखाना है ए कॉमा बी और इसके ऊपर ये डैश लगा हुआ है और बी डैश ए डैश। तो डैश का मतलब क्या है? परिवर्त। क्या मतलब है? परिवर्त। इसका मतलब क्या है? परिवर्त। परिवर्त इसका मतलब क्या है हमारे पास? परिवर्त। इसका मतलब है हमारे पास परिवर्त। परिवर्त क्या होता है आगे देखते हैं। ये परिवर्त मैंने पहले प्रश्न में भी यूज किया था, पहले प्रश्न में परिवर्त का यूज किया था। तो हमको पहले ए और बी का गुणा निकालना है। अच्छा, तो गुणा कब हो सकता है? अगर मैं इसका ऑर्डर चेक करता हूँ, इसका ऑर्डर चेक करता हूँ तो इसका ऑर्डर है मेरे पास 3 गुणा 1 और इसका ऑर्डर है मेरे पास 1 गुणा 3। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर है, ये इसका ऑर्डर है। अच्छा, अगर मैं ए बी निकालता हूँ तो इसका मतलब हुआ ए मैट्रिक्स 2 4 5 और बी मैट्रिक्स जो कि एक कॉलम मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हमारे पास है 3 गुणा 1 और इसका ऑर्डर है हमारे पास 1 गुणा 3 और इन दोनों के बीच में हमको क्या करना है? गुणा करना है। आप ना लगाएं तब भी ये गुणा ही रहेगा। तो जो मैट्रिक्स मिलने वाली है हमको, जो मैट्रिक्स मिलने वाली है हमको, वो मैट्रिक्स कितनी मिलेगी? वो मिलेगी हमको 3 क्रॉस 3 की। ठीक, उसके बाद जब मैट्रिक्स मिल जाएगी तब हमको क्या निकालना है? ए का परिवर्त। परिवर्त क्या होगा? तो फिर हम क्या निकाल लेंगे, मतलब परिवर्त कैसे निकालेंगे वो आपको यहां पे बताया जाएगा। अच्छा, तो कैसे? तो क्या है, हम 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 गुणा 1 हो जाएगा। फिर इसी 2 का गुणा 3 में करेंगे और फिर इसी 2 का गुणा -6 में करेंगे। ठीक है, अब 4 का गुणा 1 में, 4 का गुणा 3 में और 4 का गुणा -6 में। 5 का गुणा 1 में, 5 का गुणा 3 में और 5 का गुणा -6 में। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गई? ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गई। इसको अगर मैं हल करता हूँ, इसको मैं हल करूँगा तो क्या आ जाएगा? कहाँ लिखा जाए? यही लिखते हैं। क्या मैट्रिक आएगी? ये आएगी 2 4 5 6 12 15 24 30। ये मैट्रिक्स आ गई। अच्छा, ये तो है पंक्ति, रो, और ये है कॉलम। जब परिवर्त करेंगे तो ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगा, जो ये रो है ये कॉलम बन जाएगा। तो क्या करेंगे, अगर मैं इसका परिवर्त देता हूँ तो आ जाएगा 2 6 -12। अच्छा, अब ये वाला जो पंक्ति है ये रो बन जाएगा तो आएगा 4 12 15 और जो ये पंक्ति है अब ये रो बन जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास परिवर्त। ये इसका परिवर्त हो गया। ठीक है, ये इसका परिवर्त हो गया। ठीक है, अब हमको पहले गुणा करके परिवर्त लेना था, अब हमको परिवर्त लेके गुणा करना है। तो अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो ए का परिवर्त क्या होगा? जो ये स्तंभ है, कॉलम है, ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? -2 4
और 5। और जो हमारा बी है वो क्या हो जाएगा, बी का परिवर्त कर लेंगे, जो ये रो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। यही तो हम बात कर रहे थे। अच्छा, अब हमको क्या निकालना है इस बार, अब हमको निकालना है बी क्रॉस ए, ये निकालना है। तो बी क्या है, बी हमारे पास अगेन 1 3 6, मतलब बी का परिवर्त, और ए क्या है, उसी तरीके से एक बार स्ट्रक्चर हमारे पास निकल के आ गया। अब हम जब इसको निकालेंगे तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, 1 का गुणा जब मैं -2 में करूंगा तो -2 आएगा, फिर 1 का गुणा 4 में करूंगा तो 4 आएगा, फिर 1 का गुणा 5 में करूंगा तो 5 आएगा। ठीक है। अच्छा, 3 का गुणा -2 में -6, 3 का गुणा 4 में 12, 3 का गुणा 15, फिर 12 -24 -30। और अब आप देख लो, ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स सेम आ रही है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं, अगर मैं ए बी को गुणा करके उसका परिवर्त निकालता हूं तो बी का परिवर्त लेकर ए के परिवर्त लेके गुणा करने से बराबर आता है इति सिद्धम। ये यहाँ पे सिद्ध हो गया। तो मैट्रिक का सवाल इतना टफ नहीं होता है जितना आप कैलकुलेशन को धीमे करके ठप बना देते हैं। कितनी फास्ट कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, करें अगर। अच्छा, ये मैं पेपर हल कर रहा हूँ, अगर आप मेरे इस प्रयास का सफल बनाना चाहते हैं, अगर आपने सफल बनाया, आपने इसको देखा, निरंतर देखा, मेरे पास व्यूज़ ज़्यादा आए, मेरे पास कमेंट्स ज़्यादा आए, तो मैं आपको एक एक चीज़, जैसे इसका मल्टीप्लिकेशन मैंने डायरेक्ट कर दिया, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पे एक क्लास बन सकती है, और मैं अगर हर चीज़ को यहीं पे एक्सप्लेन करूँगा, इफ आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन हेयर ओनली, तो वीडियो का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, तो पेपर सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं कई चीज़ें स्किप कर रहा हूँ। जैसे मल्टीप्लिकेशन मैंने जैसे कैसे कर दिया, जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है फिर भी वो पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे पास काफ़ी समय है। एक बार हमारे अगर सब्सक्राइबर 1000 हो जाते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल डा इसमें आपको एक सारणिक दे रखा है, सारणिक 13 14 15 16 17 18। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, 19 20 21। बताना है ये शून्य होगा, ये सवाल बहुत ही सरल सवाल है और ये 2 नंबर में आना चाहिए था, लेकिन आपको ये 5 नंबर में दिया गया है। तो अगर आप इस सवाल को करते हैं तो कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं देखूं, ये हमारे पास रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। इसी प्रकार ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। आगे तो अगर मैं यहाँ पे कॉलम R3 है, कोई सा भी ले सकता हूँ मैं, R3 में से R3 कॉलम को मैं अगर ऐसे लिख देता हूँ, R3 माइनस R2, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो मैंने इसको तो कोई बदली किया ही नहीं है, अच्छा मैंने इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया है, मैंने R3 में से R2 घटाया है, तो 15 में से 14 घटाऊंगा 1 आएगा, 18 में से 17 घटाऊंगा 1 आएगा, और 21 में से 20 घटाऊंगा 1 आएगा। अब मैं अगेन अगर R2 को इस प्रकार लिखता हूं कि R2 में से R1 घटा देता हूं, तो मैंने इसमें कोई बदलाव नहीं किया है,
और ना ही मैंने नंबर 3 में कोई बदलाव किया है। मैंने R2 में बदलाव किया है, तो 14 में से 13 गए 1, 16 में से 17 में से 16 गया 1 और 20 में से 19 गया 1। अब देखो, क्योंकि R2 और R3 समान है, तो अगर ये सारणिक था तो इस सारणिक का मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 0। बात खत्म हुई। ये सवाल है, कितनी देर का लगा। कई बच्चों ने इसको गलत ढंग से हल किया है, तो ये अगर मैं इसको सारणिक मान लेता, इसको आप कोई भी चीज़ उसको तुरंत मान लिया करो। जैसे इसको अब ये मान लेते हैं, ये मान लिया, तो इसका मान हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। और यही तो हमें प्रूव करना था, RHS में यही प्रूव करना था। अगर मैं LHS लेके चला हूँ, ठीक है। अच्छा, कई बच्चों ने, अच्छा ये जो हमने रो पे लगाया है, ये हम कॉलम पे भी लगा सकते थे, कॉलम पे भी लगा सकते थे। कई बच्चों ने इसको खोल दिया है। क्या खोल दिया है, 13 इंटू क्या 17, इस तरीके से इसको एक्सपेंड कर दिया है, इस तरीके से इसको एक्सपेंड कर दिया है, इस तरीके से इसको इस तरीके से इसको एक्सपेंड किया है। क्या ये सही है? आप बताओ, ये 12th का स्टैंडर्ड है कि ये 12th का स्टैंडर्ड है? आंसर ये भी आएगा, तो मैं इसको बोलूँगा आंसर आपका कुछ भी आएगा, टाइम टेकिंग। ये हमारा है टाइम टेकिंग। और ये है स्टैंडर्ड, ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ये आपको डिसाइड करना है। कोई भी अच्छा बच्चा इस तरीके से नहीं करेगा, इस तरीके से करेंगे। हाँ, जिसको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, लास्ट में आप ये चीज़ पे जा सकते हो, लेकिन सॉल्यूशन इसका यही है। जो मैंने रो के साथ किया है, आप कॉलम के साथ भी कर सकते थे। मैंने कुछ और चुनाव किया है, आप कोई और रो का चुनाव कर सकते थे, लेकिन चुनाव यही करना है इसी तरीके से। इसीलिए सवाल 5 नंबर में आया है। ऐसे करने के लिए तो ये 2 नंबर का है। अगर एक स्टेप में 1 नंबर, दूसरे स्टेप में 1 नंबर, 2 नंबर हो गए। फिर जिस बच्चे को ये पता है कि हाँ ये समान है इसलिए 0 होगा, बात खत्म, खेल खत्म, ये देखने के लिए किया है, ना कि ये करने के लिए। ठीक है, ओके। इस प्रश्न के आखिरी सवाल पे बढ़ते हैं। इस प्रश्न के आखिरी हिस्से पे बढ़ते हैं। इस हिस्से के, इस सवाल के आखिरी हिस्से पे बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास क्या दे रखा है, fx बराबर दे रखा है x³ 5। जब x हमारा क्या है, 1 नहीं है, और जब 1 है तब हमको दिखाना है ये असतत है। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन असतत कब होता है। असतत तब होगा अगर मैं f1 निकालूं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं और राइट हैंड लिमिट निकालूं, और ये तीनों बराबर ना आए, बराबर ना आए, बराबर ना हो। अगर ये बराबर ना हो तो असतत हो जाएगा। ये तो प्रूव करना है। अगर ये बराबर हो गए, अगर ये बराबर हो गए तो ये क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। तो ये सतत हो जाएगा। हमें प्रूफ भी यही करना है कि असतत हो। तो अगर आप एक चीज देखो, अगर मैं यहाँ पे f का मान 1 पे निकालता हूँ, फंक्शन का मान 1 पे निकालता हूँ, तो क्लियर कट दिखा रखा है कि f1 की वैल्यू 5 है। फलन में 1 का मान रखने पर 1 आता है। ठीक है, फलन में 1 रखने पर 1 आता है। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे निकालनी है, वो 1 पे निकालनी है। x बराबर 1 माइनस, x बराबर क्या है
वन माइनस पे निकालेंगे हम लोग। अच्छा, तो जो वन माइनस पे निकालेंगे तो फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास है एक्स क्यूब, फंक्शन हमारे पास है एक्स क्यूब। अच्छा, फंक्शन एक्स क्यूब है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे x को वन माइनस एच रख देता हूँ, वन माइनस एच रख देता हूँ। अच्छा, वन माइनस पे तो हम इसको, हाँ ठीक है, x क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा जब h जीरो होगा। ठीक है, तो मैं x की जगह क्या रखूंगा, वन माइनस एच। तो इसको हम लोग डायरेक्ट यही लिख देते हैं, क्या डायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। ये अब अगर h का मान मैं रख देता हूं, अगर मैं h का मान रख देता हूं, चलो मैं h का मान रख देता हूं, h का मान रख देता हूं वन माइनस जीरो, तो क्या आएगा, वन क्यूब, ये एक ही तो आएगा। आप लोगों ने इसको 5 निकाल रखा है, आप लोगों ने इसको 5 निकाल रखा है, आप लोगों ने इसको 5 निकाल रखा है। यूट्यूब पे पढ़ाने की आदत नहीं है तो चीज़ें गलत हो जाती हैं, स्क्रीन पे पढ़ाने की आदत नहीं है, कोई प्रोफेशनल थोड़ी ना है, तो आज चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो उसको आपको थोड़ा मेहनत करना है। कोई गलती अगर हो जाती है तो उसको कमेंट में लिख के बताना है कि सर ये गलती हो गई, ताकि मैं उसको ध्यान रखूँ। क्योंकि इस तरीके से जब हम पढ़ा रहे हैं, बंदर बाहर चिल्ला रहे हैं, सब्जी बेचने वाला सब्जी बेच रहा है, गाय आ रही है, कोई घर पे आ रहा है, ये भी देखना है कि हाँ एक स्पीड मेंटेन करनी है कि हाँ कि ऐसा, तो क्योंकि वी आर नॉट प्रोफेशनल, एवरीथिंग इज गोइंग इन साइमल्टेनियसली। अभी दूध वाला आ जाएगा, दूध वाला बोलेगा घर में, खैर ये वीडियो तो मैं रात में शूट कर रहा हूँ, रात में 2 बजे, अदरवाइज दिन में भी नहीं शूट कर सकता। घर में सारी प्रॉब्लम है, बर्तन मांजे जा रहे हैं, खाना बन रहा है, बंदर का प्रकोप और रैया में वैसे ही जा रहा है, तो देखना इन चीज़ों को मेहनत करते हुए ये चीज़ है। ठीक है, आप बिल्कुल अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको आपको ये ऐसा नहीं तूल नहीं बनाना है कि ये गलती हो गई, आपको बताना है क्लियर कट, कमेंट में लिखना है कि हाँ सर आपने गलती कर दी, मैं उसको स्वीकार करूँगा। ठीक, मैं उसका क्लैरिफिकेशन दूंगा। तो एक प्रेशर होता है कि कहीं शोर ना मच जाए, तो जल्दी से पेपर जल्दी से सॉल्व कर दो, कहीं जल्दी सॉल्व कर दो, और बच्चों को समझ में भी आना चाहिए। तो कुछ अच्छा करने के चक्कर में कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, खैर कोई बात नहीं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट थी, हमने एक पे निकाल ली। अच्छा, बराबर ना लिख के हम इसको यहाँ पे लगाएंगे, अगर किसी को इसमें दिक्कत है। अब अगर मैं, अब क्लियर कट आप देख लो, ये बराबर नहीं है, तो ये असतत हो गया, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो F1 है वो ही लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आया है। देयरफॉर जो फंक्शन है वो क्या है, fx असतत है, असतत डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, ये यहीं पे खत्म हो गया, डिसकंटिन्यूअस है, यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन अगर कई लोगों ने राइट हैंड लिमिट भी निकाली है, तो हम लोग राइट हैंड लिमिट भी, हम भी क्यों दूर रहे, हम भी राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं 1+। अच्छा, क्योंकि सवाल हमारा कितने नंबर का है, 5 नंबर का है, तो एक अच्छी आदत है, हम पूरा सवाल करेंगे। और इसको हम इस बार क्या डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं, तो क्या एक बार 1+, तो क्या आ जाएगा मेरे पास x³, क्योंकि जब x नहीं है तो फंक्शन हमारा क्या है x³। और डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करते हैं, तो लिख देते हैं क्या, h टेंड्स टू व्हाट, 0, और h की जगह हम लोग डाल देंगे, जब माइनस था तो 1 माइनस एच लिखा था, मतलब जब ये था। अब यहाँ पे क्या है, हमने x को पुट किया है 1+h, और x 1 हो जाएगा जब h 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो अब हमने अगर 0 पुट किया, जाहिर सी बात है एक यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ गई है, लेकिन फिर भी तो असतत ही हुआ।
अच्छा, ऐसा ही एक सवाल हमारे पास 1 नंबर में आया था, 1 नंबर में आया था, उसके लिए भी हमने पूरा प्रोसेस किया था। ये आपको थोड़ा बचना है। 1 नंबर का सवाल, उसमें आप फैक्ट दे के निकल सकते हैं, क्योंकि ये बहुपद फंक्शन है, इसका आलेख हम बिना पेंसिल उठाए बना सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बताता आया हूँ, कोई भी प्रश्न सॉल्व करने से पहले हमको उसका अंक देखना चाहिए, कितने अंक का प्रश्न है, कितने अंक के लिए पूछा गया है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।